नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे तुलनात्मक आलोचना पद्धति। देखिए, तुलनात्मक समालोचना पद्धति का अर्थ और स्वरूप या तुलनात्मक आलोचना पद्धति का हिंदी आलोचना साहित्य के संदर्भ में विवेचना। किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आपको इसी प्रकार से उत्तर लिखना है। तो तुलनात्मक नाम से स्पष्ट है कि ये किस प्रकार की पद्धति है। यहाँ पर तुलना की जाती है। तुलना किस में होगी? एक अकेले में तुलना नहीं हो सकती। तुलना के लिए दो चीजें होना जरूरी है, दो व्यक्ति होना, दो वस्तु होना, दो ग्रंथ होना, दो साहित्य होना। तो यहाँ तुलना किस प्रकार तुलना को आधार बनाया गया और उस पद्धति को अपनाया गया, किसी की आलोचना की गई तुलनात्मक तरीके से और फिर निष्कर्ष निकाला गया। तो आज इसी बात पर हम ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अर्थ और स्वरूप की अगर बात करें तो साहित्य में विभिन्न प्रकार की आलोचना पद्धतियों में तुलनात्मक आलोचना पद्धति का अपना विशेष महत्व है। साहित्य और कला का सही मूल्यांकन करने के लिए बुद्धि की बजाय हृदय का अधिक महत्व होता है। और यह निश्चित है, कला और साहित्य की आलोचना वस्तु के विश्लेषण के अतिरिक्त उसमें कितनी मार्मिकता है, उसमें कितनी हृदय स्पर्शिता है, इस पर भी निर्भर करती है। तुलनात्मक पद्धति इस काम में आलोचक की सहायता करती है। जिस भी साहित्य की तुलना करनी है वो कितनी मार्मिकता है, उसमें किस प्रकार वो हृदय को स्पर्श करता है या नहीं करता है। तो जो आलोचक है, आलोचना करने वाला है, वो तुलनात्मक पद्धति उसके विचारों को निखार कर सामने लाती है या उसके विचारों को एक नई दिशा देती है। तुलना की दृष्टि से दो लेखकों की रचनाओं में या एक ही लेखक की दो रचनाओं में साम्य और वैषम्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि कितनी समानता है और दोनों में कितनी विषमता है। इसके लिए आवश्यक क्या है कि जो रचनाएं हैं वो या तो दो लेखकों की हो या एक ही लेखक की दो रचनाएं हो। अर्थात उसमें समानताएं कौन सी है या उसमें विषमताएं कौन सी है। इस बात का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तुलनात्मक आलोचनात्मक पद्धति में किया जाता है। तुलनात्मक आलोचना तभी की जा सकती है जब दो लेखकों के साहित्य में या एक ही लेखक की दो रचनाओं में विशेष समानता होती है और उसका अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी पद्धति कहलाती है? तुलनात्मक पद्धति कहलाती है। प्राचीन साहित्य में अगर हम इस बात को जानें कि प्राचीन साहित्य में तुलनात्मक पद्धति थी या नहीं, उसके संकेत हमें कहाँ मिलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य में तुलनात्मक आलोचना का आरंभ हो चुका था। वर्तमान समय में असंख्य आलोचनात्मक पद्धतियों का विकास हो गया है, लेकिन किसी भी रचना के अंतःस्थल में तुलनात्मक पद्धति विद्यमान रहती है। ये स्वाभाविक रूप से ही आ जाती है। जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए विशेष प्रयत्न करें। पद्धति कोई भी पद्धति हो, उसकी जड़ें कहाँ जुड़ती है? तुलनात्मक पद्धति से। एक कवि को अन्य कवि से अलग करते हुए अथवा उसे कवि की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसके अचेतन मन या सचेतन मन के अध्ययन हेतु इस प्रक्रिया का अवश्य ही सहारा लेना पड़ता है। यानी मन के भीतर क्या चल रहा है या मन सजग होकर क्या कर रहा है, उनके बारे में जानने के लिए हमें तुलनात्मक पद्धति का सहारा लेना ही पड़ता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में अगर हम देखें तो इसके उद्भव से ही इस समीक्षा पद्धति के दर्शन होने लगे हैं। यानी संस्कृत में भी इसकी जड़ें हमें मिलती है। इस पद्धति की अगर हम प्रारंभ को देखें तो संस्कृत साहित्य में भी हो चुका था और आधुनिक हिंदी साहित्य में तो इसका प्रयोग किया ही जा रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पद्धति का कई स्थलों पर अनुसरण किया है, यानी इसका प्रयोग किया है। आरंभिक पत्र पत्रिकाओं में हमें जो समीक्षा प्राप्त होती है उसका आधार भी तुलना ही रही है। मिश्र बंधुओं ने तुलनात्मक पद्धति को आधार बनाकर ही आलोचना का काम किया है। उसके बाद हिंदी साहित्य में तुलनात्मक पद्धति का प्रवर्तन या प्रवर्तक किसको माना जाए तो उसमें सबसे पहले अगर नाम हम किसी का ले तो वो है पदम सिंह शर्मा का। बिहारी सतसई नामक पुस्तक से इन्होंने इसका प्रारंभ किया। इसके लिए शर्मा जी ने उसे साहित्यिक परंपरा और शैली का विवेचन किया जिसका अनुसरण बिहारी ने किया था। यानी बिहारी की रचना कौन सी है? बिहारी सतसई। इसका अनुसरण किया और इसकी तुलना किससे करी? उसी के आधार पर इस पद्धति का इन्होंने प्रारंभ किया। बिहारी ने किसको आधार बनाया था? गाथा सप्तशती और आर्या सप्तशती को अपने काव्य का आधार बनाया था। यानी इन दोनों रचनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने सतसई की रचना की थी।
पदम सिंह शर्मा ने इन दोनों ग्रंथों के साथ बिहारी सत्सई की तुलना करके तुलनात्मक आलोचना पद्धति को एक प्रौढ़ रूप प्रदान किया और यह निर्णय लिया कि बिहारी को उनकी सरल और चमत्कारपूर्ण युक्तियां महान कवि के पद पर विभूषित करने में समर्थ है। यानी जो गाथा सप्तशती है और आर्या सप्तशती है, इसकी बजाय बिहारी की जो सत्सई लिखने की पद्धति थी वो और ज्यादा सरल थी और उनकी जो उक्तियां थी, जो कथन थे, वो चमत्कार से परिपूर्ण थे। इसीलिए बिहारी सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में अपनी पहचान बना पाए। इस पद्धति में मिश्र बंधुओं के अगर योगदान की बात करें तो मिश्र बंधुओं ने बिहारी और देव के झगड़े को जन्म दिया, क्योंकि बिहारी और देव में जब इनकी तुलना की गई तो यहाँ पर मिश्र बंधुओं ने एक अलग विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने बिहारी के काव्य की ओर संकेत करते हुए देव को सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया, लेकिन बिहारी के यश के लिए कई विद्वान आगे आ गए जो कि बिहारी के पक्ष में थे। हिंदी साहित्य में बिहारी और देव को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए एक अखाड़ा तैयार हो गया। इसी विवाद के संदर्भ में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। इसी मुद्दे को, इसी विवाद को आधार बनाकर जो कृष्ण बिहारी मिश्र थे, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, देव और बिहारी। ये ग्रंथ पदम सिंह शर्मा की पद्धति पर लिखा गया, क्योंकि पदम सिंह शर्मा की पद्धति कौन सी थी? तुलनात्मक पद्धति, जिसमें उन्होंने बिहारी सत्सई की तुलना अन्य जो सत्सई थी, गाथा सत्सई और दूसरी सत्सई से उन्होंने करी थी। इसमें देव की मुख्यतः बिहारी से और अन्य बहुत से कवियों से तुलना की गई। इस ग्रंथ का लक्ष्य भी देव को बिहारी की अपेक्षा श्रेष्ठ सिद्ध करना था, यानी ये भी देव को ही श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र का निष्कर्ष था कि बड़े बड़े कवि भी अपने पूर्ववर्ती कवियों के प्रति ऋणी हैं, यानी जो पहले के कवि हुए हैं उनका ऋण है। जो पद्धति, जो लेखन का तरीका उन्होंने अपने से बड़े पूर्ववर्ती कवियों से लिया है। देव और बिहारी में वे कहते हैं कि कालिदास, शेक्सपियर, गोस्वामी तुलसीदास जी आदि महान कवियों ने भी अपने पूर्ववर्ती कवियों को अपने काव्य में कोई दोष नहीं माना। भारतीय काव्य शास्त्र में अगर हम देखें तो इस विचार से सहमत है कि अपने से पूर्ववर्ती जो कवि हैं, यहाँ पर जो शब्द आएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ध्यान दें कि तुलसीदास आदि महान कवियों ने भी अपने पूर्ववर्ती कवियों को अपनाने में कि पूर्व उनसे पहले जो कवि हुए हैं उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया है उसी आधार पर इन्होंने भी अपने ग्रंथों की रचना की। भारतीय काव्य शास्त्र भी इस बात को मानता है। इसमें आनंदवर्धन, पाश्चात्य विद्वान एमरसन ने भी इस बात को स्वीकार किया कि कवि अपने भाव में अगर कुछ नए भाव ग्रहण करता है तो उसका भाव हरण क्षम्य है, यानी उसका भाव में जो भाव अगर कहीं हरण हुआ है या मूल भाव से वो हटा है तो वो क्षमा के योग्य है, क्योंकि वहां वो अपने नए भाव अपना रहा है, अपने नवीन भावों को वो ग्रहण कर रहा है। तो जो भी उसका आदर्श कवि रहा है उसके भाव कहीं ना कहीं हरण अवश्य होंगे, उन भावों को कहीं ना कहीं हानि जरूर पहुंचेगी, तो वो क्षमा योग्य है। पंडित पदम सिंह शर्मा ने जहां बिहारी के फुटकर छंदों की तुलना की थी, वहां कृष्ण बिहारी ने देव और बिहारी के फुटकर छंदों की समालोचना की। उनकी आलोचना का आधार अगर देखें तो शास्त्रीय ही है। इन्होंने तुलनात्मक आलोचना पद्धति का आधार बनाकर एक बार फिर से देव को बिहारी से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिखाया। लाला भगवान जी ने एक बार फिर से इस विषय को गरमा दिया और अनेक तर्क वितर्क देकर देव की बजाय इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। देखिए, बातें तो वही चल रही है कि तुलना कर रहे हैं और तुलना में जो जिस पक्ष का आलोचक है वो उसी बात को ऊंचा रखना चाहता है। तो यहाँ अगर देखें, जैसे मिश्र बंधु हैं तो उन्होंने अपने विचार रखे, पदम सिंह शर्मा ने अपने विचार रखे। उसके बाद अगर हम देखें, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि कृष्ण बिहारी मिश्र आए, उन्होंने देव को बिहारी से ज्यादा ऊपर दिखा दिया। उसके बाद फिर से लाला भगवान जी आए, इन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया, यानी जो जिससे जुड़ा हुआ है या जिसके विचारों से सहमत है उसी को ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा है इस तुलना में। तो इसी प्रकार अगर देखें, इस युग में तुलनात्मक आलोचना का काफी बोलबाला रहा। आगे चलकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की तुलना करते हुए तुलसी को सर्वोच्च सिद्ध किया।
अब इस पद्धति में अगर देखें तो कुछ गुण भी हैं और कुछ दोष भी हैं। इसमें दो कवियों जिनकी तुलना की जा रही है उनके भी गुण दोषों का तो स्पष्ट पता चल जाता है, साथ ही साथ उस देश कालों में जो उस समय की कवियों के मूलभूत विषय और तथ्य थे उनको जानने का भी हमें अवसर मिलता है। यानी किस कवि ने किस विषय को आधार बनाया, उस विषय के लिए उन्होंने किन तथ्यों का प्रयोग किया। लेकिन इस आलोचना का सबसे बड़ा दोष है। वो दोष क्या है? जैसा मैंने अभी बताया कि जो आलोचक जिस कवि से जुड़ा हुआ है, जिसके विचारों से प्रभावित है, वो उसे ऊपर रखना चाहेगा। और यही यहाँ पर सबसे बड़ा दोष है कि अक्सर समालोचक व्यक्तिवादी हो जाते हैं, अपने विचारों को अहमियत देते हैं और तटस्थ होकर समालोचना नहीं कर पाते। वस्तुतः देव और बिहारी के बारे में जो तुलनात्मक आलोचना हुई वो व्यक्तिपरक ही रही। कहीं पर देव को श्रेष्ठ दिखाया गया तो कहीं पर बिहारी को श्रेष्ठ दिखाया गया। व्यक्ति रुचि के कारण ही अगर हम देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचक भी छायावाद के प्रति न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावादी साहित्य को कोई श्रेष्ठ साहित्य की श्रेणी में नहीं माना, जबकि छायावाद भी एक विशेष श्रेणी में आता है, एक विशेष युग को दर्शाता है, ये अपने आप में विशेष स्थान रखता है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इन विचारों में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो इसके प्रति अपना न्याय नहीं रख पाए। तो इस तरह से ये तुलनात्मक पद्धति है, आलोचनात्मक या समालोचनात्मक पद्धति है, जिसको आपको विस्तार से बताना है। इसमें बहुत से और भी नाम है, अगर आप चाहें तो उनको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।